Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sayyid Gulfam Haider and you are watching my YouTube channel Biology by Sayyid Gulfam Haider. Today we will talk about osmoregulation in different environments. Dear students, last lecture में हमने osmoregulation in marine animals देखी थी. आज हम बात करेंगे osmoregulation फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर osmoregulation कैसे होती है. सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रेश वाटर कैसा होता है. फ्रेश वाटर जो है उसके अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन कम होती है. फ्रेश वाटर के अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन कम होती है. अब देखना यह है कि फ्रेश वाटर जिसके अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है वहां पे पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं फ्रेश वाटर के वो किस तरह से ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करते हैं. सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, टोनिसिटी के रूल के मुताबिक तीन तरह के इन्वायरमेंटल कंडीशंस, तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं. हाइपरटोनिक जिसके अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा हो, हाइपोटोनिक जिसके अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन कम हो, और आइसोटोनिक जिसके अंदर वाटर और सोल्यूट कंसंट्रेशन बैलेंस हो. तो डियर स्टूडेंट्स, जो मैरीन वाटर एनवायरनमेंट हमने पढ़ा था उसके अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा थी. मैरीन वाटर में पाए जाने वाले एनिमल्स को और तरह की प्रॉब्लम का सामना था. हम बात कर रहे हैं आज फ्रेश वाटर एनिमल्स की. तो बच्चों, फ्रेश वाटर जिसके अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन कम होती है, इस तरह के एनवायरनमेंट को हम कहते हैं हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट. इसका मतलब है जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, जहां पे ये फ्रेश वाटर एनिमल्स रहते हैं वहां पे एनवायरनमेंट क्या होगा, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट होगा. अगर हम देख लें कि अगर फॉर एग्जांपल एक सेल है उसको हमने हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर रखा है, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर हमने एक सेल को रखा है, तो क्या होगा. आप जानते हैं हाइपोटोनिक में सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है, दैट मींस वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है. तो क्या होगा, वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. उस बाहर से, जो बाहर का एनवायरनमेंट है वहां से वाटर डिफ्यूज करके सेल के अंदर चला जाएगा और सेल इससे टर्जिड हो जाता है और सेल जो होता है वो ब्रस्ट भी हो सकता है. हम ये बात कर चुके हैं. तो इसका मतलब है जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होगी वो क्या होगी, वो ऑस्मोटिक फ्लडिंग की होगी कि पानी बॉडी के अंदर चला जाएगा, सेल्स के अंदर पानी ज्यादा चला जाएगा, जिसकी वजह से सेल्स टर्जिड होने के बाद जो है उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है. तो ये मेन प्रॉब्लम यहां पे फ्रेश वाटर एनिमल्स को इस तरह से होगी. हम देखते हैं कि फ्रेश वाटर एनिमल्स को किस तरह की प्रॉब्लम है. दे आर फेसिंग ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड लॉस ऑफ सॉल्ट्स. जाहिर सी बात है कि अगर किसी सेल को हमने ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जहां पे हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है तो बाहर से वाटर इनसाइड मूव कर जाएगा सेल के अंदर, और सेल के अंदर सोल्यूट ज्यादा हैं बाहर के एनवायरनमेंट की निस्बत, तो अंदर से जो सॉल्ट्स होंगे वो आउटसाइड मूव कर जाएंगे एक्सऑस्मोसिस के जरिए. ठीक है जी. तो दो प्रॉब्लम आ गई. नंबर वन, वाटर इनसाइड द सेल चला जाता है जिससे ऑस्मोटिक फ्लडिंग हो जाती है सेल्स के अंदर, और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि सेल्स के अंदर से सॉल्ट्स का लॉस होना शुरू हो जाता है. क्योंकि सॉल्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ज्यादा होते हैं, सेल के अंदर ज्यादा होते हैं, बाहर सॉल्ट्स कम है, तो अंदर से सॉल्ट्स फ्लो करके ऑस्मोसिस के जरिए डिफ्यूज होकर बाहर चले जाते हैं. तो हम कहते हैं कि भाई किस तरह की प्रॉब्लम आएंगी फ्रेश वाटर एनिमल्स को. तो बच्चों, दो तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी. नंबर वन, यहां पे सॉल्ट का लॉस हो जाएगा. नंबर टू, एंड ऑस्मोसिस, यानी कि वाटर इनसाइड द बॉडी चला जाता है. तो बच्चों, ये दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो फ्रेश वाटर एनिमल्स को फेस करनी पड़ती हैं, और इन प्रॉब्लम्स को कैसे वो फेस करते हैं और किस तरह से अडॉप्टेशंस लेके आते हैं, चलें देखते हैं. डिफरेंट तरह के एनिमल्स के अंदर जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं वो इन प्रॉब्लम्स को, जिसमें सॉल्ट का लॉस हो जाना, यानी कि सॉल्ट को बचाना है इन एनिमल्स ने, फ्रेश वाटर एनिमल्स ने, और पानी इनसाइड द बॉडी चला जाना, एंडोऑस्मोसिस के जरिए ज्यादा पानी बॉडी के अंदर चले जाना. तो वो जो ज्यादा पानी बॉडी के अंदर जा रहा है उसको लॉस करना, बॉडी के अंदर बैलेंस वाटर और सॉल्ट को रखना, ये कैसे पॉसिबल है. तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स के अंदर. फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स. अच्छा, सबसे पहले तो ये देख लें कि प्रोटोजोन्स क्या हैं. आप फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 7 में पढ़ते हैं किंगडम प्रोटोटिस्टा. वो बेसिकली प्रोटोजोन्स उसमें आ जाते हैं. प्रोटोटिस्टा में प्रोटोजोन्स है. प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स होते हैं. प्रोटोजोन्स आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स. तो ये फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट यानी कि प्रोटोजोन्स, जिनकी एग्जांपल यहां पे मैंने ड्रॉ किया, पैरामीशियम है, इसी तरह अमीबा वगैरह, ये यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स होते हैं. अच्छा, ये किस तरह से अपने ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करते हैं. तो बच्चों, फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स क्या करते हैं, दे पंप आउट excess water
बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, ये पैरामीशियम है, तो इसकी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी कि ये उसकी बॉडी के अंदर एक खास तरह के ऑर्गेनेली हैं जो यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसको कहते हैं। उसके अंदर वाटर जमा होता है। मसलन होगा ये कि ये बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो हाइपोटोनिक है, वहां से वाटर इसकी बॉडी के अंदर दाखिल हुआ। जब वाटर इसकी बॉडी में दाखिल होगा तो अकॉर्डिंग टू नीड, जितनी इसको जरूरत है पानी की, वो ये जो ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर पैरामीशियम यूज कर लेगा। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो आके जमा होना शुरू हो जाता किस में? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में। एक्स्ट्रा वाटर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में जमा होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल काफी ज्यादा पानी को जमा करने के बाद स्वेल हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, सुकड़ता है, जिससे ये बर्स्ट होता है मेम्ब्रेन के साथ वाटर बॉडी से बाहर चला जाता है। तो हम वेरी सिंपली ये कहेंगे कि फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स के अंदर, खासतौर पे पैरामीशियम, एमीबा वगैरह, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऐसे खास तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक्स्ट्रा पानी को अपने अंदर इनटेक करते हैं और फिर कॉन्ट्रैक्ट करने से वाटर को बाहर भेज देते हैं, वाटर बॉडी से बाहर चला जाता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के जरिए एक्सेस वाटर को पंप आउट कर दिया जाता है किसमें? फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स के अंदर। तो ये तो पहले ऑर्गेनिज्म हो गए फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स। सेकंड हम बात करेंगे फ्रेश वाटर एनिमल्स की। फ्रेश वाटर एनिमल्स की स्पेशली इसमें बात करूंगा फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर जो फ्रेश वाटर में पाए जाने वाली फिशेस होती हैं वो किस तरह से अपने आप के अंदर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करती हैं। जो फिश है वो किस तरह से ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करेगी? ये हाइपोटोनिक कंडीशन है, यानी कि फ्रेश वाटर है और फ्रेश वाटर नहर का पानी, दरिया का पानी होता है जिसके अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन कम होती है। तो अब ये उसके अंदर पाए जाने वाली फिश है, उसके अंदर पाए जाने वाले एनिमल्स किस तरह से अपने अंदर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करते हैं। नंबर वन, चूंकि बाहर से एक्सेस वाटर बॉडी के अंदर दाखिल हो रहा होता है तो बात ये होती है कि रिमूव कर देना एक्सेस वाटर को। कैसे? बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले एनिमल्स क्या करते हैं? ये अपनी बॉडी के अंदर से यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं, लेकिन ये यूरिन कैसा होगा? डाइल्यूट यूरिन होगा। ये बात जहन में रखनी है। ये बार बार यूरिनेशन करेंगे लेकिन वो यूरिन क्या होगा? डाइल्यूट यूरिन होगा। डाइल्यूट का मतलब है उसके अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, सॉल्ट कंसंट्रेशन कम होगी। जो सॉल्ट्स हैं वो कम से कम बॉडी से लॉस होंगे, क्योंकि इसको तो अपनी बॉडी के अंदर वाटर की अपनी बॉडी के सॉल्ट के लॉस होने की प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों, जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, स्पेशली फिश की बात की है, तो ये यूरिनेशन करेंगे लेकिन वो यूरिन कैसा होगा? वो डाइल्यूट यूरिन होगा। ये कैसा यूरिन है? डाइल्यूट यूरिन है, यानी कि कम से कम सॉल्ट और मैक्सिमम वाटर को लॉस करना, सॉल्ट को बॉडी के अंदर रखना और मैक्सिमम वाटर को लॉस करना, ये इसका काम है। तो ये एक्सेस वाटर प्रोड्यूस करते हैं, बॉडी से रिमूव करते हैं और डाइल्यूट यूरिन के जरिए। इसके अलावा सॉल्ट को कैसे मेंटेन करेंगे? सॉल्ट कंटेनिंग फूड्स खाई जाती हैं, यानी कि ऐसी चीजें उस दरिया के अंदर, उस नहर के अंदर जिसके अंदर सॉल्ट ज्यादा होते हैं, ऐसी फूड को इंटेक करेंगे ताकि सॉल्ट की कमी ना हो जाए, बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट इसको मिलते रहे। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एक्टिव अपटेक ऑफ सॉल्ट्स। ये बड़ी जबरदस्त बात है कि ये एक्टिवली सॉल्ट्स को अपटेक करेंगे। कैसे? एक तो उन्होंने फूड, कुछ चीजें ऐसी खा ली जिसके अंदर सॉल्ट ज्यादा है, प्लस ये एक्टिवली सॉल्ट को बॉडी के अंदर लेके जाएंगे, लेकिन किसके जरिए? अपने गिल्स के जरिए और स्किन के जरिए। तो जो फ्रेश वाटर फिश है ये क्या करती है? ये बाहर से एक्टिव अपटेक करेगी अपनी स्किन के जरिए, अपनी गिल्स के जरिए एक्टिवली का मतलब है एनर्जी यहां पे लगेगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसको आप कहते हो। चूंकि ये एक्टिवली किस तरह से है? देखिए, ये फिश है, इसके बाहर, बॉडी के बाहर जो है वो पहले ही सॉल्ट कंसंट्रेशन कम है, सॉल्ट कंसंट्रेशन कम है और बॉडी के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है। बाहर सॉल्ट कंसंट्रेशन कम है, इसीलिए तो फ्रेश वाटर हाइपोटोनिक है। अब क्या होगा? वहां से सॉल्ट्स को बाहर जहां पे सॉल्ट्स ऑलरेडी कम है, बॉडी की निस्बत बॉडी में ज्यादा है, तो बाहर से जब मजीद सॉल्ट्स को अंदर लेके आएगी तो उसके लिए इसको एनर्जी सर्व करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम कहते हैं एक्टिवली सॉल्ट्स को बाहर से बॉडी के अंदर लेके आना, ये तरीका होता है इसका सॉल्ट्स को मेंटेन करने का। तो सॉल्ट दो तरीके से, नंबर वन, ऐसी फूड खाए जिसके अंदर सॉल्ट्स हैं, नंबर टू, एक्टिव अपटेक करे सॉल्ट्स की गिल्स के जरिए, स्किन के जरिए एक्टिवली सॉल्ट्स को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाए ताकि सॉल्ट्स की कमी ना हो पाए, उसको बैलेंस रख सके। तीसरा एक काम ये करते हैं कि ये कभी भी पानी को इंटेंशनली नहीं पिएंगे।
इरादतन खुद पानी नहीं पीती। जैसे आपने मैरीन वाटर एनवायरनमेंट में देखा था कि वहां पे पाई जाने वाली जो फिश होती है वो क्या करती है, वो एक्टिवली वो खुद पानी पीती है। किस लिए? ताकि उसकी बॉडी के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रह सके, और इसलिए वो पानी पीती है। लेकिन जो फ्रेश वाटर फिश है, इट डू नॉट ड्रिंक वाटर इंटेंशनली, ये कभी भी खुद पानी नहीं पिएगी, कभी भी खुद पानी नहीं पिएगी। क्योंकि अगर खुद पानी पिए तो पहले से ही इसको काफी ज्यादा ऑस्मोटिक फ्लडिंग का सामना है, पहले ही पानी की ज्यादा होने का सामना बॉडी के अंदर। तो ये तो पानी को निकाल रही है डाइल्यूट यूरिन के जरिए, बार बार यूरिन करके बॉडी से उसको निकाल रही है पानी को, तो ये ज्यादा पानी को ड्रिंक नहीं करेगी, ताकि पहले से जो मौजूद पानी है उसी को निकाल सके, ये ज्यादा पानी नहीं पिएगी। तो फ्रेश वाटर एनिमल्स इस तरह से अपने अंदर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करते हैं। अब आ जाती बात जी थर्ड एंड लास्ट, दैट इज द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। डियर स्टूडेंट्स, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट कौन सा होता है? टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट ऐसा होता है जहां पे अर्थ के ऊपर मौजूद एनिमल्स, जहां पे पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, यहां पे शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, जमीन का एनवायरनमेंट जहां पे पानी की कमी होती है। तो यहां पे ऑर्गेनिज्म किस तरह से इसको जो फेस करेंगे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ह्यूमन भी इसमें आ जाता है। ये जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, इसमें ह्यूमन भी आ जाता है, ह्यूमन भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। अब ये किस तरह, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहां पे बच्चों? एवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर होती है, एवेपोरेशन होती है, परस्पायरेशन होती है, पसीने से और बॉडी के अंदर से पानी लॉस होता रहता है, एवेपोरेटिव लॉस होता है। और उस एवेपोरेटिव लॉस की वजह से क्या होता है? एवेपोरेटिव लॉस जो होता है दैट लीड्स टू डिहाइड्रेशन। अगर बॉडी से पानी निकलना शुरू हो जाए, लॉस होना शुरू हो जाए, ज्यादा लॉस हो जाए, तो फिर फाइनली क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो ऐसे एनिमल्स को एवेपोरेटिव लॉस की वजह से डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहां पे वाटर की शॉर्टेज होती है। टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स हैं, यहां पे वाटर की शॉर्टेज है, तो पानी जब बॉडी से लॉस होना शुरू हो जाता है, लॉस होने से डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो इन एनिमल्स को, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, इन्होंने किस तरह से अपने अंदर अडॉप्टेशंस की है, इसमें फिर आपको बता दूं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन भी इसमें आ जाते हैं, हमारी भी इसमें एग्जांपल है कि हम किस तरह से अपने अंदर एडजस्टमेंट करते हैं। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ये स्किन के जरिए कैसे अपनी अडॉप्टेशन करते हैं, और स्किन किस तरह से ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट में हेल्प करती है। तो बच्चों, सबसे पहले जो स्किन है, एक एग्जाम्पल दी है इसने इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच की एग्जाम्पल ले लें, इसी तरह बीज हैं, स्पेशली कॉकरोच, तो उनमें क्या होता है, उनकी आउटर साइड जो कवरिंग होती है वो वैक्सी एक्सोस्केलेटन होता है। यू नो, कॉकरोच जो है उसमें एक्सोस्केलेटन होता है, और उसका जो एक्सोस्केलेटन होता है उसके ऊपर वैक्सी कवरिंग होती है। ये लिपिड की एक टाइप है, चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं। वैक्सी एक कवर होता है जो लिपिड का बना हुआ, वो उसकी बॉडी के ऊपर होता है, जहां जिसकी वजह से अंदर से पानी बाहर नहीं जा सकता। आप अगर किसी एनिमल की स्किन के ऊपर वैक्सी क्यूटिकल की लेयर हो, तो वैक्सी लेयर हो, तो अंदर से पानी का लॉस नहीं हो सकता। तो पानी के लॉस को कम से कम रखने के लिए, पानी को जाया होने से बचाने के लिए, इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके बॉडी के ऊपर वैक्सी एक्सोस्केलेटन होता है, जिससे पानी का लॉस नहीं होता। इसी तरह अगर हम देख लें जो वर्टिब्रेट्स हैं इंक्लूडिंग मैमल्स, ह्यूमन, इनमें क्या होता है? वर्टिब्रेट्स के बॉडी पे डेड कैरेटिनाइज्ड स्किन सेल्स होते हैं। जो मैमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, फॉर एग्जांपल ह्यूमन ही देख लें, या जो एलिफेंट वगैरह, इनके ऊपर मल्टीलेयर्ड डेड कैरेटिनाइज्ड स्किन सेल्स होते हैं। एक तो लेयर्स होती हैं, डर्मस, एपिडर्मस वगैरह, मल्टीलेयर्ड कैरेटिनाइज्ड डेड सेल्स होते हैं। डेड सेल्स होते हैं जो पानी के लॉस को बचाते हैं, ज्यादा पानी के लॉस को बचाते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर हो जाती है। तो स्किन के जरिए, स्किन में अगर आप देखें तो दो एग्जांपल, इंसेक्ट जो है वो वैक्सी एक्सोस्केलेटन से पानी के लॉस को बचाते हैं, और वर्टिब्रेट्स की बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर डेड कैरेटिनाइज्ड स्किन सेल्स होते हैं, जिनकी वजह से वाटर का लॉस इसमें बच जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जी मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल एडॉप्टेशंस भी हैं, यानी कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स स्किन के अलावा कुछ उनमें मेटाबॉलिक प्रोसेस भी हैं, और इसके अलावा उनके अंदर कुछ बिहेवियर एडॉप्टेशंस भी हैं। उनका बिहेवियर भी ऐसे है कि वो रहते ऐसी जगह पे हैं जहां पे वाटर के लॉस को बचाया जा सके। अच्छा, ये किस तरह से कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं बताता हूं, जो डेजर्ट मैमल है एक, जिसको कैंगरू रैट कहते हैं। कैंगरू रैट, ये जो कैंगरू रैट होते हैं, ये मोस्टली ऐसे प्लांट्स के सीड्स को खाते हैं। ये ऐसे बीज, डेजर्ट के अंदर ये होते हैं कैंगरू रैट्स, और ये मोस्टली ऐसे बीज, ऐसे पौधों के बीज को खाते हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं, जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं। ऐसे बीज खाए जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब वो कार्बोहाइड्रेट जब बॉडी में जाएंगे तो उससे क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगा।
मेटाबॉलिज्म होगा, उस मेटाबॉलिज्म से एक मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस होता है, यानी इनकी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसके मेटाबॉलिज्म से जो वाटर प्रोड्यूस होगा उसको मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। उस मेटाबॉलिक वाटर को फिर ये अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि काफी दिनों तक ये जो कैंगरू रैट्स हैं बहुत ज्यादा वाटर का पानी के बगैर काफी टाइम गुजार लेते हैं, बहुत ज्यादा पानी ये नहीं इस्तेमाल करते। वजह क्या होती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के जरिए ये कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करेंगे और मेटाबॉलिज्म के जरिए इनकी बॉडी के अंदर जो है वो वाटर प्रोड्यूस होता है, तो उस वाटर को ये यूज कर देते हैं। मैं आपको एक इक्वेशन बता देता हूं। फॉर एग्जांपल ये देखिए कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चले ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन की मौजूदगी में एरोबिक रेस्पिरेशन हुई, ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकडाउन होने से मेनली कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोड्यूस हुआ। इस वाटर की मैं बात करूं, ये मेटाबॉलिक वाटर है, ये जो वाटर है ये मेटाबॉलिक वाटर है और ये एनिमल्स की बॉडी के अंदर होगा और उनको बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इस तरह से ये वाटर को यूज। इसके अलावा एक और बड़ी जबरदस्त बात, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, ये क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, ये कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। आप अपनी बात देख लीजिए, अगर आप पानी का इस्तेमाल कम करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो यूरिनेशन होती है, जो यूरिन होता है वो डार्क हो जाता है, लेकिन अगर आपने पानी ज्यादा पिया हो तो फिर कंपैरेटिवली थोड़ा सा डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं ये कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करके भी अपनी बॉडी के अंदर पानी के लॉस को बचा लेते हैं। इसकी एक और भी रीजन है कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं इनके किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है उसका लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है, ज्यादा बड़ा लूप ऑफ हेनले होता है। अब जितना बड़ा लूप ऑफ हेनले होगा उतनी वाटर की एब्जॉर्प्शन या रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, तो ये वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब करके और यूरिन जो होता है उसको कंसंट्रेटेड यूरिन को बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। ये एक तरीका है कि दे प्रोड्यूसेस कंसंट्रेटेड यूरिन। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब है ज्यादा सॉल्ट, पानी कम, तो ये भी तरीका है पानी को बचाने का। इसके अलावा एक बिहेवियरल एडॉप्टेशंस में देखिए, ये मेटाबॉलिक एडॉप्टेशन है। अगर एक बिहेवियरल एडॉप्टेशंस की बात करूं तो नॉकटर्नल एनिमल्स जो होते हैं, नॉकटर्नल एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जो अमूमन रात के वक्त शिकार करते हैं, तो वो वजह क्या होती है, क्योंकि दिन के वक्त उन एनिमल्स की बॉडी का टेम्परेचर इस तरह सेट नहीं हो पाता कि वो वहां पे सरवाइव कर सकें। रात के वक्त टेम्परेचर कंपैरेटिवली चेंज हो जाता है, कम होता है, तो वो रात के वक्त शिकार करते हैं। तो नॉकटर्नल बिहेवियर, कि उनका बिहेवियर है कि उन्होंने इस तरह से शिकार करना है। आखिरी पॉइंट है इसमें एनहाइड्रोबायोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। एनहाइड्रोबायोसिस का क्या मतलब होता है इसका? एनहाइड्रोबायोसिस मींस एबिलिटी टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन। ऐसे एनिमल्स जो डिहाइड्रेशन को टॉलरेट करने की सलाहियत रखते हैं, ऐसे एनिमल जो डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं, उनको एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। अच्छा, ये वाली एनहाइड्रोबायोसिस, ये अगर टर्म आप देखें, इस टर्म में एन का मतलब विदाउट, हाइड्रो मींस वाटर, बायोसिस मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनहाइड्रो विदाउट वाटर, बायोसिस लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे एनिमल्स जो पानी की काफी ज्यादा उनको देर तक पानी ना मिले तब भी उनका गुजारा हो जाए, ऐसे एनिमल्स को आप कहते हो कि उनकी जो एबिलिटी है इसकी, उसको एनहाइड्रोबायोसिस का नाम देते हैं। तो इस तरह से टेरेस्ट्रियल एनिमल्स किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करते हैं, स्किन के जरिए इंसेक्ट्स, वेक्सिक्यूटिकल, वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो डेड कैरेटिनाइज स्किन से। इसी तरह से मेटाबॉलिक और बिहेवियर एडॉप्टेशन की बात करें तो कुछ एनिमल जैसे कैंगरू रैट्स हैं, ये ऐसे प्लांट के सीड को खाते हैं जहां पे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म से मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस होता है, उस वाटर को बॉडी के अंदर रखते हैं और उसको यूज करते हैं। इसी तरह से ये कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, और मैंने बताया था कंसंट्रेटेड यूरिन की रीजन क्या होती है कि नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर जो किडनी है उसमें जो लूप ऑफ हेनले है वो लॉन्ग होता है, डीप होता है, जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। और नॉकटर्नल एनिमल्स जो होते हैं वो रात के वक्त शिकार करते हैं। रीजन क्या है? बॉडी टेम्परेचर को सेट नहीं कर पाते, तो वाटर के लॉस को बचाने के लिए। और एनहाइड्रोबायोसिस एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि एबिलिटी टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं ये डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट तरह से इनकी एबिलिटी है डिहाइड्रेशन को टॉलरेट करने की, लेकिन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर वाटर के शॉर्टेज को, डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त करने की जो सलाहियत होती है, जो एबिलिटी होती है, उसको आप एनहाइड्रोबायोसिस का नाम देते हैं। तो बच्चों, इस तरह से जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो अपने अंदर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करते हैं। यहां तक डियर स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक था ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स वो कंप्लीट हो गया है। हमने मैरीन वाटर एनिमल्स को स्टडी किया, फ्रेश वाटर एनिमल्स को, और लास्ट पे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को स्टडी किया
कि ये किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सक्रीशन के टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू।